गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते आए भी है, आगे फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। कोशिश करेगी कि हम उसको कंप्लीट करें, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में या फिर इसको कंप्लीट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको पूरा कंप्लीट करके चले गए। ठीक है, जिसमें संरचना, कार्य, शक्ति, ऑल टुगेदर जितना भी कुछ बन सकेगा इनसे हम सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं ऑलरेडी कहता हूँ आपको। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। राइट, तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो जो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी जो स्लाइड है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से भाग में होता है? भाग 5 में होता है। कौन से भाग में? भाग 5 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से भाग में होता है? कौन से भाग में होता है? भाग 5 में होता है। अनुच्छेद कहाँ से है? 52 से लेके 61 तक है। हम सारा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है भारतीय संविधान भाग 5 संघ। जो भारतीय संविधान भाग 5 है ना, वो संघ से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना कि भारतीय संविधान का भाग 5 किससे बिलोंग करता है? संघ से बिलोंग करता है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 6 जो है ना वो राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, जब हम करेंगे उसको सीक्वेंस से संघ भाग वाइज, तो उसमें उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के लिए आप इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो संघ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या है कि भाग 5 के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सारे के सारे जो है भाग 5 में आते हैं। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप अपने नोटपैड पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसमें महान्यायवादी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ एक ही वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स में भी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने वहाँ पे कवर करे हैं। राइट, शुरू करते हैं। अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहले हमने जितने भी अनुच्छेद हैं उनको लिख लिया कि क्या कैसे कैसे किस किस अनुच्छेद में क्या क्या रहेगा, फिर उसको हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो पहले क्या है कि राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन की रीति, मतलब प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे निर्वाचन होगा उनका, अनुच्छेद 55 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 में है, 54 में, और निर्वाचन की जो रीति है वो 55 में है। दोनों याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि 56 में, 56 में है। और पुनः निर्वाचित के लिए मतलब पपत्रा, मतलब पुनर्निर्वाचन के लिए अगर वो दोबारा से अप्लाई करते हैं तो किस में है? 57 में है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हता, मतलब उसकी योग्यता क्या रहेगी, तो वो है 58 में। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस में है? 59 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान किस में है? 60 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा, ये आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, मगर अभी डिटेल में करेंगे हम लोग तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या था? पहला अनुच्छेद था 52। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के 52 के अंतर्गत या 52 के अनुसार भारत की कार्यपालिका का एक प्रमुख होगा जिसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक कार्यपालिका होगी। ठीक है, उस कार्यपालिका का एक प्रमुख होगा, उस प्रमुख को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे। इसमें सिर्फ इतना है 52 में। और इससे जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो ये बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 53। तो 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ये बताता है। तो क्या है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं
यानी कि खुद करेंगे, या अधीनस्थों कौन होंगे, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के माध्यम से करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, या तो वो उसका प्रयोग स्वयं करेंगे, या वो क्या करेंगे, अपने जो अधीनस्थ है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, और उस मंत्री परिषद के अंदर जो उनका प्रमुख है, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री, उनकी सहायता से करेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, यह कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से करती है। ये कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद वाली, ये कुछ भी काम करेगी ना, तो ये राष्ट्रपति के नाम से करेगी, यानी कि नाम जो होगा ना वो राष्ट्रपति का ही होगा, काम जो होगी वो कार्यपालिका करेगी। ठीक है, नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। अतः भारत सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य और निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय ही माने जाते हैं। अब भारत सरकार कोई भी काम करती है, कोई भी बिल पास करती है, वट कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी निर्णय लेती है, तो ये माना जाएगा कि ये निर्णय जो है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 53 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 53 के अंदर जो शक्तियां बताई गई है, पहली है कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, फिर सैन्य शक्ति, अपार शक्ति, वीटो शक्ति और स्वयं विवेक शक्ति। ठीक है, इसको हम डिटेल में अब करते हैं अच्छे से। तो कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, तो कार्यपालिका शक्ति बेसिकली होती है, इसमें ये शक्तियां दी गई हैं इनकी, जैसे क्या क्या होगा इसके अंदर इनका, ये नियुक्तियों की शक्ति होती है, ये क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ये कई सारी क्या कहते हैं पोजीशन को नियुक्त करते हैं। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे डिटेल से हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है, SC ST OBC, जो SC ST OBC जो होते हैं, इनका जो आयोग है, यानी कि जो क्या कहते हैं जो पिछड़ा वर्ग है, उनका जो आयोग है, इसका गठन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये शक्ति उनकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी करते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 263 के अंदर, कि जो अंतरराज्यीय परिषद है ना, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 263 के अंदर है। ठीक है, कौन करता है गठन इसका, राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के अंतर्गत करता है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना। राष्ट्रपति का पावर होती है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय आयोग का गठन करना। ठीक है, और जो वित्तीय आयोग है वो भारतीय संविधान के अंदर 280 में है। अगर पूछा जाए ना, कभी क्वेश्चन आए कि वित्तीय आयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन सी शक्ति के अंतर्गत करता है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं, नियुक्तियां करता है। ठीक है, नियुक्तियों की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। SC ST OBC आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करता है राष्ट्रपति, और वित्तीय आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये कार्यपालिका शक्ति है। अब इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है ना, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उनको पढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहां पे है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। जो मंत्री परिषद, जितना मंत्रिमंडल होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मगर किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 74 के अंतर्गत। ठीक है, 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ठीक है, 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, 124वें। कौन सा अनुच्छेद, 124वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये सारी शक्तियां कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है उसकी। राइट, नेक्स्ट है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 148 के अंतर्गत। ठीक है, और ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, आप जाके यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 76 के अंतर्गत। देखो बच्चों, ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनके अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना, चाहे नोट्स बना लो चाहे इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप। ठीक है, और कौन सी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति,
राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? 153 के अंतर्गत करता है। 153 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 324 के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 217 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाके चेक कीजिए। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वो ऑलरेडी उस वाले वीडियो में कवर हो चुके होंगे। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है? 316 के अंतर्गत करता है। कौन सी शक्ति के अंतर्गत करता है? कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्य, जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद? 280 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब है इनकी विधायी शक्ति। ठीक है, अब हमने क्या करा था? कार्यपालिका शक्ति करी थी, अब हम करेंगे विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या है इनका कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश क्या होता है? अर्थात अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो तो संसद के जो सत्र है उसका इंतजार करने की बजाय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उसे कानून बना सकता है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कोई मुद्दा होता है जो बहुत अर्जेंट है, जिसको ऐसा नहीं कर सकते कि संसद में जाएगा, वहां पे बहस होगी, फिर उसके बाद वहां से आएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फिर वो पारित करेंगे, फिर वो कानून बनेगा। अगर वो अर्जेंट है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके, कौन से अनुच्छेद के अंदर? 123 के अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं? उस जो मुद्दा है उसको तुरंत की तुरंत अध्यादेश जारी करके उसको कानून बना सकते हैं। ये शक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगी? विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक नेक्स्ट और है, कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से के बाद ही पारित माना जाता है। संसद में कोई भी बिल आएगा तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, जब तक उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति जी के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल पारित नहीं माना जाएगा, तब तक वो बिल वो अप्रूव नहीं माना जाएगा। आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जी जो है वो कोई भी बिल जो संसद में आता है उसका अप्रूवल जो होता है वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। ठीक है, अब जो साइन करने की प्रक्रिया है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक प्रक्रिया तो ये होती है जिसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद में बिल पेश होने से पहले ही हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं पहले ही। मतलब बिल अभी संसद में जाता नहीं है विचार विमर्श के लिए, उसको पहले ही साइन कर देते हैं, यानी कि प्री अप्रूव्ड करते हैं कि मेरी तरफ से पहले से अप्रूवल है। और एक जो होता है उसमें होता है कि संसद से पहले घूम के आएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास आएगा और तब उस पर राष्ट्रपति जी अपनी स्वीकृति देंगे। तो कैसे होता है? कहता है इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद में बिल पेश होने से पहले ही हस्ताक्षर हो जाते हैं। जैसे क्या क्या चीज हो सकती है? जैसे संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ना, उस पे राष्ट्रपति जी पहले ही साइन कर देते हैं, यानी कि वो प्री अप्रूव्ड है, उसके लिए अब आपको दोबारा राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति संसद में बिल पेश होने के बाद, यानी कि संसद में बिल पेश हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा संसद में, उसके बाद वो राष्ट्रपति जी को भेजेंगे कि हाँ जी आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ऐसे क्या मुद्दे होते हैं? ऐसे होते हैं राज्यसभा में पुनः स्थापित जो विधेयक होते हैं उनसे रिलेटेड ऐसे मुद्दे होते हैं जिनपे संसद में बहस होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति उसके बाद अपनी स्वीकृति अपने साइन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट है विधायी शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद का कोई भी सत्र होता है उसको बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व, यानी कि 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वह ऐसा कब करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पे ही कम कर सकते हैं। यानी कि कहना चाहती है कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो चाहे
तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड से पहले, यानी कि 5 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। राष्ट्रपति चाहे तो पहले भंग कर सकते हैं, मगर उसके लिए किसकी स्वीकृति चाहिए? प्रधानमंत्री की स्वीकृति चाहिए होगी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है संसद को संबोधित करना। संसद को संबोधित करते हैं मतलब संसद में भाषण दे सकते हैं। तो ये सब उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति मतलब जो पैसों से संबंधित होती है, ठीक है, धन से संबंधित जो होती है। इसमें कैसे कैसे आएगा? इसमें आएगा कि कोई भी धन विधेयक और अनुदान की मांगे, ठीक है, कोई भी धन विधेयक और अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं की जाती। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई धन विधेयक होगा या अनुदान की मांगे जो होगी, उसकी स्वीकृति पहले लेनी पड़ेगी संसद में जाने से पहले। मतलब ये उसी टाइप का हो गया कि हस्ताक्षर पहले चाहिए होगे, संसद में बहस के लिए बाद में जाएगा। ये मुद्दा जो होगा धन विधेयक और अनुदान की मांगे, ये राष्ट्रपति से पहले पूछा जाएगा, उनके अप्रूवल पहले लिया जाएगा, उसके बाद ये आगे लोकसभा में बहस के लिए जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी आकस्मिक व्यय के लिए जो निधि है, उनसे जो धन निकालने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। नहीं, कोई भी मान लो एक अनसर्टन कोई ऐसे खर्चा आ गया, उसके लिए जो धन निकालना है, धनराशि निकालनी है, उसका भी जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति ही जारी कर सकता है वो धनराशि। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को वित्त आयोग गठन करने के अधिकार है। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति जो है वो 280 के अंतर्गत क्या करता है? वित्त आयोग का गठन भी करता है। ठीक है, क्योंकि ये वित्त से संबंधित सारी शक्तियां उनकी। नेक्स्ट है 112, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है जो बजट होता है ना हमारा, जो परिहार आता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार को कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ना वो संसद में पेश करो। ठीक है, यानी कि बजट पेश करो तुम। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये बजट? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 112 के अंतर्गत होता है। और बजट को क्या कहते हैं? बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका। अब है न्यायिक शक्तियां। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति क्या होती है? इंपॉर्टेंट काफी है। यदि राष्ट्रपति को कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उसे किसी विधि या अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय लेनी चाहिए, तो वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है। लेकिन वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहना क्या चाहता है यहाँ? कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए, ठीक है, कोई उनको एडवाइस चाहिए, तो वो किससे लेंगे? तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनसे लेंगे। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है। जब वो सलाह लेंगे ना, तो वो सलाह ले सकते हैं, मगर उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे कहेंगे कि हमने आपको सलाह दिया, अब आपको ये मानना ही पड़ेगा। वो सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, मतलब उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है उनकी? ये उनकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 72, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद जो ये अनुच्छेद है राष्ट्रपति को दंड को प्रलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 72 है उसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी के भी जो दंड होता है उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है। और उसके अंदर ये 3 बताए गए पॉइंट्स कि प्रलंबन कर सकता है, परिहार और लघुकरण कर सकता है। ये क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं अभी। क्या होता है इसके अंदर? जो परिहार है, परिहार का मतलब होता है कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में बदल देना। कहने का मतलब है कि जो परिहार जो होता है, जिस मान लो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो क्षमा कर सकता है। क्षमा करना अंतर्गत ये सभी चीजें कर सकते हैं। वो परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं या प्रलंबन कर सकते हैं। तो परिहार के अंतर्गत क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो दंड होगा ना, दंड तो सेम ही रहेगा, पनिशमेंट सेम रहेगी, टाइम पीरियड कम कर देंगे। किसी को 10 साल की सजा मिली तो उसको 5 साल की कर देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड कम कर देंगे। नेक्स्ट है लघुकरण। लघुकरण में क्या कहते हैं कि लघुकरण में दंड के स्वरूप को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड का
की मिली है, पनिशमेंट मिली है, मान लो ठीक किसी को मृत्युदंड की पनिशमेंट मिली है, तो मृत्युदंड ना दे के उसको कारावास दे दिया कि ऐसा करो, तुम्हें मतलब मृत्युदंड नहीं दे रहे, मगर हम क्या करते हैं कि लाइफ टाइम के लिए आपको कारावास मतलब उसको मतलब राष्ट्रपति दे देता है। और ये जो शक्ति है उसकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगा, इनकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगा, ये आएगा उनकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगा, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। और कौन सा अनुच्छेद 72, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे है परिहार, लघुकरण और प्रलंबन। परिहार समझ लिया, लघुकरण समझ लिया हमने। परिहार में तो टाइम पीरियड कम कर देंगे, लघुकरण में क्या करेंगे, स्वरूप को थोड़ा चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है कि इसमें किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड, ठीक है, पर रोक लगा सकते हैं, और जो दोषी है उसको क्षमा याचना करने का समय देते हैं। यानी कि मान लो किसी को अगर मृत्युदंड दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस मृत्युदंड पे ही पूरा रोक लगा देंगे, और वो जो दोषी है वो क्षमा याचना कर सकेगा उस टाइम पीरियड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोषी को जो सजा है ना, विशेष स्थिति में कम की जा सकती है। जैसे अगर मान लो कोई गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट है लेडी, और उसको अगर मृत्युदंड की सजा मिली है, तो उस केस के अंदर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट होता है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में क्या है, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबको पता ही होगी बहुत, क्योंकि कॉमन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाएं, कौन सी सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, थल सेना है, इन सब का प्रधान होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत इन तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। राष्ट्रपति के पास किसी देश के साथ युद्ध करना और विराम करना, युद्ध करना, विराम करना, कि दोनों की घोषणा करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी देश के साथ युद्ध करने की घोषणा भी कर सकता है, चाहे तो युद्ध अगर हो रहा हो तो विराम करने की घोषणा भी कर सकता है, ठीक है। वह तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जो इन तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम जो हेड होते हैं ना इनके, उनकी जो नियुक्ति होती है वो भी किनके द्वारा होती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग को संसद विधि बनाकर नियंत्रण कर सकती है। मतलब राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है, इस शक्ति का जो नियंत्रण है वो संसद में विधि बनाकर नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपातकालीन शक्ति क्या होती है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बच्चों, लिख लेना उसको अच्छे से, कि जो आपातकालीन की जो शक्तियां है ना, वो भारतीय संविधान के भाग 18 में मिलेगी आपको, ठीक है। अनुच्छेद कहां से मिलेगा, 252 से लेकर 260 के अंतर्गत, ठीक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकालीन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति जी के पास पावर तो है आपातकालीन शक्तियों की, मगर वो ये पावर कैसे यूज करेंगे, वो ये पावर यूज करेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श से, ठीक है। कैसे करेंगे, मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेंगे, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां कौन से भाग में है, भाग 18 में है। कहां से कहां से, अनुच्छेद 252 से लेके 352 से लेके 360 तक के, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी के देश से लिया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकाल की जो विधि है वो कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, जर्मनी देश से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अब तक 3 बार जो है आपातकाल घोषित किया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। कौन कौन सा आपातकाल पढ़ते हैं उसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आपातकाल, ठीक है। ये कौन सा आपातकाल होता है, जैसे मान लो किसी देश के साथ युद्ध हो गया, ठीक है, बाहर से कोई आक्रमण हो गया, या फिर इंटरनली कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो वो विद्रोह कहाँ आता है, कौन से अनुच्छेद में, 352 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर युद्ध होने के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह होने के टाइम पीरियड पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत, ठीक है। जैसे क्या था कि 1962 में चीन के साथ वो हुआ था, हमारा युद्ध हुआ था, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, और 1975 के अंदर जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन हुआ था। तो इन टाइम पीरियड के अंदर 3 बार देश में आपातकाल घोषित हुआ है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है, 352 के अंतर्गत है, ठीक है। याद हो जाएगा अच्छे से, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों कंडीशन कभी होती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है,
आपातकाल घोषित कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? कौन सी पावर संविधान का कौन सा अनुच्छेद उनको ये करने की पावर देता है? अनुच्छेद 352 देता है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कब लगा है? 1962 में जब चीन के साथ फाइट हुई थी, फिर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ फाइट हुई थी और 1975 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न होने वाला आपातकाल। ये तो बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा। बहुत सारी क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्टेट्स होते हैं जहाँ पे आपातकाल घोषित हो जाता है अगर वहां का लोकतंत्र जो है वहां पे विफल हो जाता है। तो उस केस के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो कौन से क्या कहते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल ऐसी चीज होती है कि फाइनेंशियली अगर कोई आपातकाल लगता है, ठीक है, इसकी घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अभी तक भगवान की बड़ी दया है कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है और भगवान ना करे कभी फ्यूचर में आगे जाके लगे। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंदर अंतर्गत आता है? 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह आपातकाल किसके अंतर्गत आता है? 352 के अंतर्गत। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, स्टेट में, वो कौन से अनुच्छेद में होता है? 356। और जो वित्तीय आपातकाल होता है जो अभी तक नहीं लगा है कभी हमारे देश में, 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं वीटो पावर। अब ये है कि राष्ट्रपति के साथ ना कुछ वीटो पावर भी होती है। ये वीटो पावर क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, वो हम पूरा पढ़ते हैं कंप्लीट ना। वीटो जो शब्द है ना, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, वीटो क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि मैं निषेध करता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं इस पे प्रतिबंध लगाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं इसको मंजूरी नहीं देता इस इसके लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। ठीक है, वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि मैं निषेध करता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं इसको इस पे अपनी स्वीकृति नहीं देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को रोक भी सकते हैं, उस पर अपनी उसको सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें, ठीक है, अभी तो हम राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर 5 देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। ये वीटो पावर सिर्फ देश के अंदर नहीं होती, जो पूरे वर्ल्ड है इसके अंदर भी होती है, कंट्रीज को भी मिली होती है। तो जो 5 देश है इनको वीटो पावर मिली हुई है। राइट, तो कौन से देश है? जैसे चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, इनको क्या मिली हुई है? वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, इनको क्या मिली? वीटो पावर मिली हुई है। नेक्स्ट करते हैं। अब है कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। ठीक है, कितनी वीटो पावर होती है? 3 प्रकार की वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। पहली होती है अत्यंतकारी वीटो, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब पूरा ही बिल्कुल कंप्लीटली। सेकंड होती है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडिंग वीटो। ठीक है, थर्ड होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, इसका इंग्लिश का मीनिंग भी पॉकेट वीटो ही है। ठीक है, अब इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं एक एक करके क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो अत्यंतकारी वीटो क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि इस वीटो के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। मान लो कोई विधेयक उनके पास आया, ठीक है, तो वो क्या राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद के पास वापस उनको लौटा देंगे। ठीक है, कि इस पर दोबारा विचार करो। यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के, ठीक है, या तो संशोधन करेगी या बिना किसी संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को उसको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। बात समझ आई? जैसे क्या होगा, एक मान लो एक 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 विधेयक है और विधेयक को क्या हुआ कि उसको पारित किया गया, तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया? लौटा दिया वापस, संसद में वापस गया। संसद ने क्या किया? या तो उसमें अमेंडमेंट किया, चेंजिंग करी, और या तो कुछ चेंज ही नहीं किया और वापस राष्ट्रपति जी को भेज दिया। तो उससे क्या हुआ? उसके बाद ये कानून ये कहता है कि राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति जी को अब उस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी, अपना अप्रूवल देना ही पड़ेगा। फिलहाल ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ये हटा दिया गया है क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है ना, क्योंकि वही बात है ना कि देखो मान लो एक 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 विधेयक होगा, वो संसद में जाएगा, संसद में जाके राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उसके ऊपर पुनः विचार के लिए भेज देंगे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके। वापस संसद में जाएगा, संसद क्या करेगी? या तो उसमें अमेंडमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो वापस भेज देंगे। मगर जब वो दोबारा वापस भेजेंगे तो अब राष्ट्रपति जी क्या है? अब तो बाध्य है उनको, अब तो साइन करने ही पड़ेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इसका, तो अब ये वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निलंबनकारी वीटो या सस्पेंडिंग वीटो। इसके अंदर क्या है कि यह वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। इस वीटो के अंतर्गत संविधान संशोधन या धन बिल
के अलावा कोई भी बिल अगर अगर संसद से राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया है, तो राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। लेकिन संसद यदि इस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास बहुमत से भेज दे, तो राष्ट्रपति को भी सहमति देनी पड़ेगी। इसके अंदर ये निलंबकारी वीटो के अंदर क्या होता है कि मान लो अगर कोई बिल इनके पास राष्ट्रपति दोबारा जाता है, सेम चीज ये है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनः विचार के बाद संसद को वापस भेज देगा। मगर जो ये बिल है ना, ये जो है वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ना कुछ संविधान के संशोधन से रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संविधान संशोधन से रिलेटेड और धन विधेयक, इस पे तो राष्ट्रपति को प्रू अप्रूवल देना पड़ेगा, पहले से ही स्वीकृति देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि वो राष्ट्रपति को दोबारा बहुमत से भेजेंगे और राष्ट्रपति को फिर अपनी सहमति देनी पड़ेगी इसके अंदर भी। तो ये है सस्पेंडिंग वीटो। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, काफी फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो के अंदर क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को बिल मंजूर या ना मंजूर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई। यानी कि अगर मान लो आपने एक बिल करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया साइन करने के लिए, तो कानून के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई समय सीमा नहीं है कि आपको 5 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, एक महीने में आपको उसको मंजूर करके वापस, मतलब साइन करके वापस देना है। अर्थात यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई फैसला नहीं देना चाहते, मतलब समझ लो कि जो ऊपर की पहली वीटो तो मतलब निकाल दी, एब्सोल्यूट वीटो तो हटा दी, ठीक है। सस्पेंडिंग वीटो में ही पता है कि वापस आएगा, वापस आके क्या करेगा, राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उनको साइन करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। अब थर्ड में गया पॉकेट वीटो में, क्या है कि अब क्या है, अब पावर है उनके पास। अब पावर क्या है उनके पास, अब पावर है कि मान लो जब उनके पास अगर वो विधेयक आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको कोई फैसला ही नहीं देंगे। यानी कह रहा है कि अर्थात यदि राष्ट्रपति कोई बिल पर कोई फैसला नहीं देना चाहता, तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि वो अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस पर कोई फैसला नहीं दे रहे। वो कह के जब मेरा, मतलब मुझे लगेगा सही लगेगा, जब मेरा मन करेगा, जब मुझे सही लगेगा, तब मैं इस पर साइन करूंगा। क्योंकि क्या होगा, अगर वो मान लो इसको वापस पुनः विचार के लिए भेजेंगे, तो क्या होगा, वापस घूम के वापस आएगा। और जब वो वापस घूम के आएगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बाध्य हो जाएगी उसको साइन करने के लिए। मगर पॉकेट वीटो में क्या होगा, उनको पॉकेट वीटो में वो कहेंगे ठीक है, रख दिया ना तुमने, तो ठीक है, मैं कर दूंगा उसको साइन। वो कब करेंगे, वो उनकी मर्जी है। यानी कि वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेंगे अपने विवेक के अनुसार। मान लो उनको लगे कि यार ये चीज ठीक नहीं है, ये ऐसा कानून बनाने से विद्रोह हो सकता है, तो वो उसको वो रख देंगे, उसको उस पर साइन नहीं करेंगे, उसको मंजूरी नहीं देंगे। क्योंकि अल्टीमेट जो है, लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमने ऊपर पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जो सारा काम जितना भी हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से ही हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि परंतु ये बिल सामान्य बिल होना चाहिए, ना कि कोई धन विधेयक, कोई संशोधन बिल नहीं होना चाहिए, ना कि धन विधेयक होना चाहिए। क्योंकि धन विधेयक जो है और संशोधन बिल है, इसमें तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी के पहले से साइन होते हैं, ये प्री अप्रूव्ड होता है। ये इनके साइन होने के बाद ही ये क्या कहते हैं, संसद में जाता है पारित होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों 2 मिनट वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, ये थोड़ा स्लो हो गया। आ गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय की सीमा का कोई अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। मतलब वही कि वो क्या करता है, पॉकेट वीटो का क्या कहते हैं, उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है पॉकेट वीटो को। और इस क्योंकि अनुच्छेद 111 कहता है कि यदि राष्ट्रपति कोई विधेयक लौटाना चाहता है, तो विधेयक को प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो राष्ट्रपति जी के पास कोई विधेयक आता है, तो ये अनुच्छेद 111 कहता है कि मान लो कि तुमने कोई विधेयक राष्ट्रपति जी को दिया अप्रूवल के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी जो है वो उसको यथाशीघ्र उसको लौटा देंगे, साइन करके दे देंगे। मगर अगर वो साइन करके नहीं दे रहे, तो ये तुम अंडरस्टूड है, समझ जाओ कि वो अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो विधेयक जो है उन्होंने अपने पास रख लिया है। अब वो अपने विवेक के अनुसार जब उनको सही लगेगा उस पर वो मंजूरी देंगे, नहीं तो वो पड़ा हुआ है उनके पास। एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो पॉकेट वीटोस का उदाहरण कैसा रहेगा। 1986 में क्या हुआ था कि संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया था, ठीक है। वो क्या था, को भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, ठीक है। जिस पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ना, ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने कोई निर्णय लिया ही नहीं।
यानी कि क्या हुआ कि संसद ने 1986 में एक बिल आया, उन्होंने क्या किया, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, उस पे संसद ने अपना पूरा क्या कहते हैं बहस करके उसको तैयार करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह जी थे। अब उनको ये समझ आया कि नहीं यार, इससे कुछ, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और इन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, रख दिया उसको, छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, 1989 में अगले राष्ट्रपति जी आए, आर वेंकट रमन। ठीक है, ये आए। अब इस विधेयक को नई जो जो नई क्या कहते हैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, इनके पास दोबारा भेजा गया पुनः विचार के लिए। अब राष्ट्रपति जब नए चेंज हो गए, उन्होंने देखा कि यार ये तो विधेयक पड़ा हुआ है, 3 साल पुराना पड़ा हुआ है। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पड़ा हुआ है, अब क्या किया जाए। उन्होंने उठा के दोबारा संसद ने भेज दिया कि तुम दोबारा विचार करके बताओ क्या करना है इस पे, मैं साइन करूं ना करूं, क्या करना है तुम्हें, क्योंकि टाइम पीरियड बदल चुका है ना, राष्ट्रपति बदल चुके हैं, राष्ट्रपति जी बदल चुके हैं और सरकार ही बदल चुकी थी नीचे। ठीक है, तो जब दोबारा उन्होंने भेजा पुनः विचार के लिए, तो वहां पे सरकार ने उस फैसले को दोबारा राष्ट्रपति को भेजा ही नहीं, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया नहीं, क्योंकि सरकार ही बदल चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है सविवेक शक्ति। तो ये क्या शक्ति होती है उनकी, अगर प्रधानमंत्री की अचानक मान लो मृत्यु हो जाती है और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं मिलता, या और क्या है कि लोकसभा में भी कोई किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, यानी कि अगर मान लो प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होगी और ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी पोजीशन में हम किसको बिठा पाए, कौन सा उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए, और लोकसभा के अंदर भी जो दल है उनके पास भी बहुमत नहीं है, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको हम बिठाए इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय दे सकता है। यानी कि पहले नियुक्ति कर देके बोलेगा बाद में तुम बहुमत सिद्ध कर दो, क्योंकि उनको उस पोजीशन को जल्दी जल्दी भरना भी होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये स्वविवेक शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा जो हमने पढ़ा था ऊपर, ये वीटो पावर के अंतर्गत है। राइट, ये वीटो पावर को समझ आ गई होगी, नहीं तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 और दोबारा से हम जाते हैं अनुच्छेद में 53 हमने कर लिया, हमने 52 भी कर लिया था। 52 में पद के बारे में बोला गया, 53 में उनकी शक्तियों के बारे में बोला गया, और 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बोला गया। निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति के उनका चुनाव कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ है पहला पॉइंट कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि हम लोग देखिए, आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आपने कभी राष्ट्रपति की चुनाव के आपने वोट दिया होगा। राइट, क्योंकि जो आम जनता होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं देती है। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के लिए वोट दिया होगा, मगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, हम लोग नहीं चुनते हैं उनको, हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं वो लोग चुनते हैं आगे राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते रहते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन आएगा, राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा मतलब संसद होगी। ठीक है, और क्या हो गया, राज्यों की विधानसभा आएगी। ठीक है, और इन सब के कौन सदस्य आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करता है, मगर वो सदस्य नहीं आएंगे, वही सदस्य आएंगे जो निर्वाचित है, जो चुने गए हैं। ठीक है, वही राष्ट्रपति जी के क्या कहते हैं निर्वाचन में अपना वोट देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट कह रहा है कि नवीनतम व्यवस्था के अनुसार दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। देखिए क्या होता है इसमें, क्या होगा, इससे राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिससे बहुत सारे हैं, मगर उनमें से दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं, मगर इनके अंदर विधानसभा भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे विधानसभा है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पीरियड के अंदर इनकी विधानसभा को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधान परिषद को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सब राज्यों में है। देखो सिंपल सी बात है, अब जो विधान परिषद है वो सारे राज्यों में नहीं है। ठीक है, अब जब वो सारे राज्यों में है नहीं, तो क्या क्या उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो संविधान कहता है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उनको वोट देने का अधिकार होगा तो वोटों की जो क्या कहते हैं जो वैल्यू है वो घट बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस राज्य के अंदर विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगा, वहां वोटों की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि विधानसभा के भी हो गए, विधान परिषद की भी हो गए। तो ये इस मतलब ये एक तरह से नाइंसाफी वाली बात हो जाती।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो विधान परिषद है, क्योंकि वो सारे राज्यों में तो है नहीं, या तो वो सारे राज्यों में होती तब तो इक्वलिटी रहती, अब वो सारे राज्यों में तो नहीं है, तो इसलिए बोला गया कि जो विधान परिषद होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि क्या विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, तो आंसर है नहीं, विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, क्योंकि वो सभी राज्यों में नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक व्यक्ति जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। हाँ, ये तो नॉर्मल चीज है कि एक व्यक्ति मान लो, अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे कोई समय सीमा भी नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे तो वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इसको मैंने थोड़ा ग्राफिकल बनाने की कोशिश करी है। तो राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन मंडल है, क्या क्या आएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना बच्चों, हमेशा इस जो वर्ड को ध्यान रखना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इन सबको मिलाने के बाद जो निर्वाचन मंडल बनता है, वो निर्वाचन मंडल डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, इन सबको मिलाने के बाद जो निर्वाचन मंडल बनता है, वो निर्वाचन मंडल डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, यानी कि वोट, राष्ट्रपति के लिए वोट देने का अधिकार किन के पास है, इनके पास है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति का मतलब हो गया उसकी प्रक्रिया कैसे होगा। पहले तो हमने पढ़ा कि ठीक है, इलेक्शन होगा, आप प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, निर्वाचन मंडल होगा, कौन कौन निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आएगा वो पढ़ा। अब प्रक्रिया कैसे रहेगी, कैसे होगा, तो यहाँ कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल समकरणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये एक कैलकुलेशन का कहते हैं माध्यम है, जिसके माध्यम के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर निर्वाचन अवैध भी हो जाता है, तो जो उस पोजीशन में बैठा था, जो उन्होंने उस पोजीशन में काम किया था, वो अवैध नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उस पोजीशन की गरिमा के हिसाब से काम किया था ना, उस पोजीशन के अधिकार के हिसाब से काम किया था। तो कभी क्या होता है कि निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो भी गया, तो उसके बाद भी जो वो काम जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको अवैध घोषित नहीं करेंगे। ठीक है, और निपटारा कौन करेगा? अगर कोई ऐसा कोई मुद्दा आता है, या कोई कोई मान लो कोई विवाद होता है क्या कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो कौन वो करेगा? इसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट करें कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 15,000 की राशि आरबीआई के पास जमानत के रूप में जमा करानी होती है। यदि 1/6 वोट नहीं लाते तो यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बंदा कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, ठीक है, तो वो आपने इतना सुना ही होगा कि जमानत राशि हमें जमा करानी पड़ती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या होता है कि 15,000 की जमानत राशि रखी गई है, जो राष्ट्रपति उसकी क्या कहते हैं पोजीशन के लिए आपको जमा करानी पड़ती है आरबीआई में। ठीक है, राइट। ये कह रहा है यहाँ पे कि मान लो अगर किसी बंदे ने 15,000 की राशि क्या कहते हैं अपनी जमा करा दी, ठीक है, धनराशि जमा करा दी, जमानत राशि। अब इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन में अगर मान लो उनको 1/6 मतलब 1/6 वोट भी नहीं मिलते ना उनको, तो ये राशि जो होती है, ये राशि भी जब्त कर ली जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें इतना भी, मतलब समझ लो कि आप एक राष्ट्रपति पद के लिए बैठ रहे हैं और आपके पास इतना भी वोट नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो आपने पैसे दिए थे ना, जमानत राशि दी थी 15,000 रुपये, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी, ये सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है। ठीक है, मतलब प्रतिष्ठा वाली बात होती है देखा जाए तो, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसको 1/6 वोट भी नहीं मिल रहे, तो मतलब समझ लीजिए कि उसकी उतनी नहीं चलती है कि वो राष्ट्रपति की पोजीशन के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि कैलकुलेशंस है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें क्या है कि ये समान अनुपातिक जो प्रणाली है वो होती क्या है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर। जैसे संघ के सांसदों की संख्या कम होती है, जबकि राज्य के विधायकों की संख्या ज्यादा होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए समान अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। देखिए बच्चों से बहुत सिंपल सी बात है कि जो संघ होता है, उनके जो सांसद होते हैं, उनकी जो संख्या होती है,
वो जाहिर सी बात है जो राज्य के विधायक हो गए उनकी संख्या से बहुत कम होगी। यानी कि राज्यों के जो विधायक हो गए उनकी संख्या होती है ज़्यादा और संघ के सदस्यों की संख्या होती है कम। अब इनके जो दोनों के जो वोट है उनको इक्वल करने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि अब ऐसा तो वही बात हो जाएगी कि जो संघ वाले बंदे हैं वो वोट भी देंगे मगर उनकी कैलकुलेशन फिर भी कम ही रहेगी क्योंकि वो बंदे ही कम है, उनकी संख्या ही कम है। समझे? उनकी संख्या ही कम है। अब वो वोट दे भी तो उसका क्या फ़ायदा? मतलब मान लो जो सिंपल सी बात है, अब मान लो अगर 2 गुट है, ठीक है? इलेक्शन होना है। अब 1 गुट में है 100 बंदे और 1 गुट में 1000 बंदे। अब मान लो इलेक्शन होना है और पता है एक एक बंदा खड़ा है 100, जो 100 वाला ग्रुप है उसमें से, और एक बंदा खड़ा है 1000 वाले ग्रुप में से। अब क्या लगता है आपको जो इलेक्शन होगा कौन जीतेगा? तो जाहिर सी बात है जो 1000 वाले में खड़ा होगा बंदा, क्योंकि कम से कम उसको 1000 वोट तो मिलेगी ही मिलेगी, तो वैसे बाय डिफॉल्ट जीत गया। तो इस चीज को ठीक करने के लिए ना कि ये तो गलत चीज है, क्योंकि 100 वालों के वोट भी उसी हिसाब से होना चाहिए जो 1000 वालों के हिसाब से है। तो उनकी उनके वोट की वैल्यू को सेम करने के लिए ना ये थोड़ा गणित जो है ना ये निकाला गया है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो एक विधायक होता है, ठीक है, एक एमएलए होता है, उसकी कैलकुलेशन करी गई है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करी गई है कि राज्यों की जो कुल जनसंख्या है, जिस भी राज्य के है वो, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा कि वो हो गए कर्नाटका के और बोला जाएगा कि ये क्या कहते हैं ये राजस्थान की वो ले जनसंख्या। जिस राज्य के वो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना निर्वाचित सदस्य ही आएंगे, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, ठीक है। क्या होगा? राज्यों की कुल जनसंख्या बटे में राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई करके 1000 से। क्यों? क्योंकि देखिए राज्य की जो जनसंख्या है ना बहुत ज्यादा है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जनसंख्या ऊपर का जो होता है अगर वो ज्यादा रहेगा तो जो आंसर निकलेगा वो बहुत ज्यादा निकलेगा। तो उसको ठीक करने के लिए, उस कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए इन्होंने 1000 से क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये बनेगा कि अगर एक विधायक की आपको जनसंख्या निकालनी है तो कैसे निकली कि राज्यों की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हो गए, ठीक है, जिसको राज्यपाल ने चुना होगा वो नहीं, जो जनता द्वारा चुने गए वो निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब डिवाइड करना है, मगर क्योंकि इसको नीचे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको डिवाइड कर देंगे 1.1 1/1000 से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संसद, अब जो संसद जो होता है वो क्या होता है, वो एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब इनकी संख्या तो कम है, अब ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना जब तक आप विधायकों की संख्या नहीं निकालोगे, विधायकों के वोट वैल्यू नहीं निकालोगे, आप सांसद का वोट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैलकुलेशन उस हिसाब से बनाई गई है। क्योंकि जब आप विधायक का वोट वैल्यू निकालोगे उसके बाद जब आप एमपी का वोट वैल्यू निकालोगे तो उसका कैलकुलेशन ऐसी है कि कुल विधायकों का मत मूल्य, जो एक विधायक का आपने ऊपर निकाल लिया, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल विधायकों का जो वोट जो मूल्य आएगा, उसका वोट की जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड में निर्वाचित सांसदों की संख्या, जितने भी निर्वाचित सांसद है ना, क्योंकि सांसद में बहुत सारे सांसद ऐसे भी होंगे जो निर्वाचित नहीं हो गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या जो निर्वाचित सांसद है उन सांसदों की संख्या, यानी कि कुल विधायकों का मत मूल्य डिवाइडेड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इससे क्या निकलेगा आपका, इससे निकलेगा आपका एक संसद का वोट वैल्यू। इसमें कोई कुछ और आपको मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेशन ही तरह एग्जाम में आएगी नहीं, मगर अगर मान लो मेंस का एग्जाम होता है तो वहां पे आपको शायद लिखना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऐसा कुछ इतना नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब कुछ चीजें कि कैसे कैसे होता है। तो नीचे यहाँ पे लिखा गया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल विधानसभा। कहने का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद जो संघ होता है इनका, इनको इक्वल करने के लिए विधानसभा के उन्होंने ये प्रणाली का प्रयोग किया है। इसमें ऐसे भी होता है समानुपातिक में, और इसमें एकल संक्रमण प्रणाली भी यूज होती है। इसमें क्या है कि इस पद्धति को एकल हस्तांतरित मत प्रणाली भी कहते हैं। मतलब हस्तांतरित मतलब आपको आगे ट्रांसफर करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे विधानसभा के बदले में वोट दे देता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक जो क्या कहते हैं अपना एक व्यक्ति जो होगा वो जितना पूरा विधानसभा होगा उसके बदले में वोट कर देगा। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये दोनों पद्धतियां यूज होती है कहाँ पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है चरण। तो इनका जो निर्वाचित होता है, जो इनका इलेक्शन होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें चरण भी होते हैं। कैसे? दो, जैसे प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, आगे आगे पढ़ेंगे इसको। प्रथम चरण में क्या होता है, इस चरण के अंतर्गत क्या होता है कि प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। वरीयता का मतलब होता है रैंकिंग, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं उसको रैंकिंग। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, ठीक है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम चरण क्या होता है,
कि इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या है कि मान लो कुछ कोई उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, वीरता मतलब रैंकिंग का वो रखा गया है उसमें, क्या कहते हैं, प्रपोजल रखा गया है कि हर एक बंदे के सामने एक रैंकिंग लिखी जाएगी। रैंकिंग मतलब कि मान लो मेरी तरफ से ये बंदा होना चाहिए, ठीक है, मैं इसको रैंक 1 देता हूँ। मगर अगर मान लो ये बंदा नहीं जीतता, ये बंदा उतने वोट नहीं ले ला पाता जितने वोट लाने चाहिए जीतने के लिए, ठीक है, अगर ये उस चीज को पार नहीं कर पाता, तो जो दूसरा बंदा जो है मैं इसको सेकंड रैंकिंग देता हूँ कि फिर ये बनना चाहिए राष्ट्रपति, ठीक है, इस सबसे रैंकिंग देते हैं। उसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कोई भी बंदा राष्ट्रपति पद के लिए उतने मत लेके नहीं आता जितने उनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरे में क्या है कि इस चरण में सबसे कम, मतलब ये पहला चरण हो गया और कोई नहीं जीता, दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में क्या होगा कि सबसे जो कम वोट जो प्राप्त करेगा ना, उसको तो निकाल देंगे, रद्द कर देगा उसका, कि मान लो सेकंड चरण के अंदर जिसने सबसे कम वोट लिए होंगे उसको निकाल देंगे, क्योंकि खत्म कर देगा उसको, बार बार उस बंदे को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको निकाल देंगे, उसके जो मत होगा उसको रद्द कर देंगे। और जो उसका जो मत होगा ना, जो उसके वीरता होगी, उसकी रैंकिंग होगी, वो बाकी जो उम्मीदवार होंगे उनमें बांट दिया जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण कर देगा उस चीज को। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि किसी एक बंदे को प्रॉपर तरीके से वोट नहीं मिलते हैं, ठीक है। वोट कितने होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, नहीं कि 50% से एक प्लस होना चाहिए जीतने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो वीवी गिरी जो है, उनको जो उनका सिलेक्शन हुआ था वो द्वितीय चरण के इलेक्शन के थ्रू ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, पदाविधि। पदाविधि क्या होती है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद को धारण करते हैं, यानी कि जिनका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कब, जो शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद, पद ग्रहण करने के बाद उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल तक चलता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। मैं सिंपल सी बात है, मान लो अगर उनका उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, 5 वर्ष पूरे हो गए, मगर अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुए, अगला बंदा ही नया नहीं आया जो राष्ट्रपति की पोजीशन में बैठेगा, तो जब तक कोई नया बंदा नहीं आएगा, जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आएगा, यानी कि समझ लो एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई कहीं कहीं पे आप नौकरी करते हो, कहीं जॉब करते हो, अगर आप जाते हो, आपके बाद नेक्स्ट बंदा आता है शिफ्ट का, तो जब तक आप वो सारा को डिलीवर नहीं करोगे, आप घर नहीं जा सकते। राइट, सिंपल सी बात है ना। आप जो नेक्स्ट बंदा आएगा नेक्स्ट शिफ्ट का, आप उसको सब कुछ चाबियाँ-वाबियाँ सब कुछ डिलीवर करोगे, डिलीवर करने का पूरा फ्री हो जाओगे, उसके बाद आप घर चले जाओगे। तो यहाँ पे भी ये कहना चाहता है कि जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा ना उस पोज़ीशन के लिए बैठने के लिए, तब तक राष्ट्रपति चाहे उसके 5 साल कंप्लीट भी हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 साल कंप्लीट हो गए तो चलो ख पोज़ीशन खाली होगी, राष्ट्रपति बैठा ही नहीं है पोज़ीशन पे। अगर 5 साल कंप्लीट हो भी गए और कोई नया कोई उत्तराधिकारी नहीं आया है, तो तब तक भी क्या है, राष्ट्रपति उस पे काम करता रहेगा, उस पद पे बना रहेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 के अंदर क्या होता है, पुनर्निर्वाचन के लिए भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के विषय में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि 57 ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे क्या कहते हैं, अमेरिका में होता है, अमेरिका में कहते हैं कि आप 2 बार ज्यादा राष्ट्रपति बन सकते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा कोई समय, मतलब जो भारत का संविधान है ना, वो कोई ऐसे समय सीमा कहते हैं ऐसे, भारत का संविधान कोई समय सीमा बताता नहीं है, निर्धारित नहीं करता। संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि एक बंदा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, मतलब एक बार के लिए या 2 बार के लिए बनेगा। एक बंदा कितनी बार भी चाहे लाइफ टाइम के अंदर, अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, मतलब वो अपना इलेक्शन के लिए अपना नाम दे सकता है और वो राष्ट्रपति बन भी सकता है। मगर क्या है कि अभी तक अगर हम क्या कहते हैं, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, कंटिन्यू 2 बार जो बने हैं। नेक्स्ट है जो अनुच्छेद 58 है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति जी की योग्यता के बारे में बताता है कि उनके लिए क्या क्या योग्य, एक मतलब एक राष्ट्रपति, मान लो कोई बंदा किसी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, इतना तो कवर कर लेंगे। 35 वर्ष की आयु पूरी कर कर चुका हो, यानी कि जो 35 वर्ष वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। 35 वर्ष से बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम जो आयु की सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 35 वर्ष तो कंप्लीट कर लेने हैं, यानी कि 35 से छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े होने की कोई सीमा नहीं है।
अगर कोई मान लो 80 साल का बंदा भी है, 100 साल का बंदा भी है, ठीक है? अगर वो भी चाहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को क्या कहते हैं अपना नाम दे, तो वो दे सकता है। मतलब अधिकतम सीमा कोई नहीं है, न्यूनतम सीमा बता रखी है। न्यूनतम सीमा क्या है? 35 वर्ष। अधिकतम सीमा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं पे लिखित नहीं है अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य होना चाहिए। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने के लिए भी आपको ये सारी योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए कि 25 वर्ष की, अगर देखो जो 25 वर्ष की है तो ज़ाहिर सी बात है, जो 35 वर्ष है वो 25 वर्ष ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होगा। और जो बाकी जो उनकी होती है कि भारत का नागरिक होगा, ये सब चीज़ें होगी, ये सब चीज़ें भी क्या कहते हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए चाहिए होती है, वो सब क्या कहती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी चाहिए होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चुनाव नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये होते क्या है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि देखो, भारत में क्या है कि भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, ठीक है? कोई बंदा बंदा चाहे तो वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, मगर उसको क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, हो जाएगी। अधिकतम सीमा की तो बात ही नहीं कही गई है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो वो क्या कहते हैं कंडीशन चाहिए, चलो वो भी चलो मान लो कहीं से कर ले वो, मगर क्या होगा उसको क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक भी चाहिए और 50 अनुमोदक भी चाहिए, यानी कि 50 बंदे उसके फेवर में खड़े होने चाहिए कि कहने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि वो खुद नहीं जा रहा है, वो निर्वाचन मंडल के पास खुद नहीं जा रहा है, मतलब जो आयुक्त है, निर्वाचक आयुक्त है, उनके पास खुद नहीं जा रहा है कि मेरा नाम निर्वाचन के लिए डालिए। 50 बंदे जाएंगे उनका नाम लेके कि हाँ हम चाहते हैं कि इस बंदे को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो प्रस्तावक की बात होगी। 50 के होने चाहिए, अनुमोदक भी होने चाहिए। अनुमोदक मतलब कि इन 50 के अलावा भी 50 बंदे होने चाहिए जो हमें सहमति दे लिखित रूप में कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री के, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति के लिए इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। और ध्यान रखना, ये जो प्रस्तावक हो गए, जो अनुमोदक हो गए, अलग-अलग हो गए। अगर क्या देखा जाए तो 100 बंदे चाहिए एक बंदे को। एक बंदे को अगर किसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसको खड़ा होना है तो उसको 100 बंदे चाहिए, और जो ये 100 बंदे होंगे ना, ये कहीं से भी नहीं होंगे। ये तो या तो लोकसभा से हो गया या राज्यसभा से हो गया, यानी कि संसद से हो गए। आप समझ लीजिए कि कितनी कड़ा कॉम्पिटिशन हो गया कि संसद के अंदर ऐसे 50 बंदे आपके होने चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव दें, आपका नाम दे के आए ऊपर कि हाँ भाई इस बंदे को क्या कहते हैं राष्ट्रपति बनाना चाहिए। और 50 ऐसे बंदे होने चाहिए जो लिखित में बोले कि हाँ जी हम अप्रूवल देते हैं, अपनी सहमति देते हैं कि इस बंदे को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। ठीक है, और ये 50-50 दोनों बंदे अलग हो गए, यानी कि टोटल 100 लोग होने चाहिए। लोकसभा से हो गए या राज्यसभा से हो गए, मैटर नहीं करता, पूरे पूरे 100 लोग होने चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट है जो अनुच्छेद 59 है वो शर्तें बताता है कि शर्तें क्या-क्या होना चाहिए। यानी कि शर्त नॉर्मल ये है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तो सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो मेंटली तौर पे क्या कहते हैं सही नहीं है। और दिवालिया मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बैंकरप्ट का मतलब हो गया कि मान लो उसका लोन है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसने बहुत सारे लोन ले रखा है, वो लोन नहीं चुका पा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग भी हैं, आपने देखा होगा कई सारे किंग किंग क्या कहते हैं विजय माल्या है जो किंगफिशर के थे ओनर, उनके वो बैंकरप्ट हो गए थे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो बैंकरप्ट केस के अंदर सिंपल सी चीज़ होती है कि बंदा क्या लोन नहीं चुका पाता। तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि लोन ही नहीं चुका पा रहा क्योंकि उसने अपने अपने सीमा से बहुत ज़्यादा अधिक लोन ले लिया है। ठीक है? क्योंकि ऐसा बंदा ज़ाहिर-सी बात है जैसे पोज़ीशन में बैठेगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपना लोन को निपटारा करने की कोशिश करेगा। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए उसके पास। ठीक है? और दिवालिया ना होने का एक थोड़ा-सा एक कारण एक और भी होता है कि ऐसा बंदा भी होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि उसको कितना कितना कुछ लेना है। ऐसा ना हो कि एक बंदा राष्ट्रपति बन जाए और बाद में कि क्या करे कि वो बाकी-बाकी जगह से कंट्री के ऊपर लोन ही चुकाता रहे, लोन ही डालता रहे, लोन डालता रहे और कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा लोन हो जाए कि हम उसको चुका ही ना पाएँ। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उस मेंटालिटी का नहीं होना चाहिए वो बंदा। ठीक है? नेक्स्ट आता है कि किसी भी न्यायालय द्वारा सज़ा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी मतलब वो किसी भी सज़ा सज़ा को काट चुका हो। ठीक है? यानी कि किसी न्यायालय द्वारा सज़ा प्राप्त ना हो। कोई ऐसा नहीं कि कोई कोई मतलब कोई जुर्म करके आया है, कोई मुजरिम है और वो क्या कहते हैं कारागार से होके आया है और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मुझे अब क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ना है और मैं अब भारत का राष्ट्रपति बनूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मुजरिम को या जो सज़ा काट चुका हो उसको भारत के राष्ट्रपति पद के लिए वो क्या कहते हैं अपना नाम दे सके। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव के समय लाभ के पद पे ना, मतलब कहने का मतलब कि जब मान लो अब आपने क्या किया कि आपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नाम दे दिया। तो उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हो। ठीक है? आप किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप कहीं और से पैसे नहीं कमा रहे हो। आप क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि जो ये
जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या है, जो राष्ट्रपति क्या है कि जिस किसी भी जो नेता का पद होता है उसमें माना जाता है कि वो क्या कौन सा पद होता है, वो एक होता है समाज सुधारक का पद होता है कि अब आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मगर जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो क्या होगी, उसमें तो आप लाभ कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो उसके अंदर, तो आप किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए उस समय, जब अगर आप अप्लाई करते हो किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। मगर यहाँ पे क्या है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पद पे हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको पहले क्लियर करा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्री होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, इनका जो पद होता है ना, वो लाभ का पद नहीं माना जाता। माना जाता है कि ये तो है वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवक है, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनके पद को, यानी कि अगर कोई मान लो कि संसद का कोई मान लो लोकसभा का कोई सदस्य है, वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पद है वो तो लाभ का पद हुआ ही नहीं। मगर अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो उसको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और फिर जो वो कंडीशन थी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो वो तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा एज पर द कंडीशन। मगर यहाँ क्या होगा कि अगर उसको पहले अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, उससे पहले नहीं कर सकता। मगर जितने भी क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस है, इनको अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने के लिए खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद ये आराम से अपना पुराने वाले जो पद होगा उस पर रिजाइन कर सकते हैं। नहीं जीतते तो जो पुराना वाला पद है उस पर तो ऑलरेडी ये क्या कहते हैं है ही, विराजमान है, तो उनको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्योंकि कानून ये कहता है कि वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और कानून क्या है, इन पदों को लाभ का पद नहीं मानता है, ठीक है। कानून क्या है, भारतीय संविधान क्या है, इन पदों को लाभ का पद नहीं मानता है। लाभ का पद मानता है जॉब को, ठीक है, सरकारी नौकरी को या कहीं नौकरी को, उन 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 चीजों को लाभ का पद माना जाता है। नेक्स्ट है शपथ। अब देखो शपथ में क्या आएगा, तो अनुच्छेद 60 जो है, अनुच्छेद 60, वो शपथ के बारे में बात करता है, किसकी, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। तो यहाँ बात करते हैं कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति जो है, जब वो शपथ लेगा वो किसके सम्मुख लेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उनके सम्मुख भारत के जो राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण लेंगे। इन केस कभी भी अगर ऐसा हुआ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो सबसे सीनियर बंदे होंगे, सबसे सीनियर जज जो होंगे, उनके समक्ष क्या है, राष्ट्रपति अपने शपथ को ले सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 61, काफी इंपॉर्टेंट है। 61 में क्या होता है, महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति पद को हटाने, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो इस वाले चैप्टर के अंदर क्लियर होगी। यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेख पर के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का संविधान ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, किसी चीज का मिस यूज करते हैं, तो संसद में कोई भी सदन हो, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, चाहे राज्यसभा क्या कहते हैं राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उस कंडीशन के अंदर दोनों सदन में कोई भी सदन चाहे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, उनपे महाभियोग क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, अब महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ना लिखित में सूचना देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक ही धब्बा कर दो कि हाँ भी आपको महाभियोग चल चुका है और आप कल से आप पोजीशन पे नहीं बैठोगे, नहीं। क्या होगा, अगर महाभियोग चलाना चलाना भी है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप पे इस चीज के अंतर्गत, मतलब इस, क्योंकि उनको लगा है कि आपने इस चीज का उल्लंघन किया है, पूरा स्पष्ट करके कि हमें लगा है कि आपने इस चीज का उल्लंघन किया है, इसके अंतर्गत हम आप पे महाभियोग चला रहे हैं, और 14 दिन के पहले उनको लिखित सूचना में देना पड़ेगा, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी सदन का एक बंदा उठ के कहे कि ठीक है भाई मैं आज जहां पे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला रहा हूँ, 1/4 बंदों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि 1/4 बंदे इस चीज पे सहमत होने चाहिए राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना भी पड़ेगा, ठीक है। और संसद का कोई भी सदन, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, दोनों में से किसी भी सदन पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग को पेश
मतलब पेश किया है संसद का, मान लो कोई एक सदन है, मान लो मान लो दोनों में से एक सदन है, अब एक सदन में क्या हुआ कि महाभियोग को पेश कर दिया, पेश करने के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, यानी कि जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा, उसके बाद उसको अगले सदन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, जिस भी सदन के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या होगा, प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद का जो दूसरा सदन होगा वो क्या करेगा, संसद का दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो एक सदन ने क्या किया, एक सदन ने बता दिया कि आपने इसका क्या कहते हैं उल्लंघन किया है, इसके अंतर्गत हम आपको क्या करते हैं महाभियोग लेके आएंगे, 14 दिन पहले आपको बता दिया, नोटिस लिख दिया, लिखित में उनको दे दिया। ठीक है, और क्या किया, 2/3 बंदों की राजामंदी भी लिख ली और साइन करके दे दिया कि हम लोग राजी है इस पे, हम आप पे महाभियोग चलाएंगे। अब क्या करेंगे वो, अब सिंगल नहीं काम कर सकते, अब उनको वो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो दूसरा सदन है उसको भेजना पड़ेगा। अब दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन ऐसे नहीं करेगा कि पहले उस सदन ने कि हाँ भी उन्होंने बोल दिया तो मैंने भी हाँ कर दी, वो क्या करेगा, वो आरोपों की जांच करेगा। हालांकि देखो, अ, अगर हटाना होता है तो सबकी मिली भगत होती है, ठीक है, उसमें फिर ये सब चीजें फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाती है। मगर संविधान क्या कहता है, संविधान यही कहता है कि जो दूसरा वाला सदन होगा वो जांच करेगा उनकी, ठीक है, उनके जो आरोप जो उन पर लगाए गए उनकी जांच करेगा। जांच के पश्चात अगर आरोप सिद्ध होते हैं, अगर लगता है कि हाँ वो सच में दोषी है, उन्होंने सच में उल्लंघन किया है, तो वो प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, मतलब उसके अंदर भी 2/3 वोट होने चाहिए, 2/3 लोग दूसरे सदन की भी राजी होनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि हाँ ठीक है, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि इस राष्ट्रपति को इस पद से हटा देना चाहिए। ठीक है, तब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा समझा जाता है। लेकिन जब पहला सदन भी कर देगा 2/3 और जब दूसरा क्या कहते हैं सदन भी कर देगा, जब दोनों सदन कर देंगे, इस पे एग्री हो जाएगी, उसके बाद ये माना जाएगा कि हाँ अब राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। ठीक है, और उस स्थिति से राष्ट्रपति को त्यागपत्र, मतलब उस टाइम पीरियड से राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरना होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे अब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी खत्म होगी, बता दिया कि हाँ भी आप इस चीज में दोषी पाए गए हो और इसके अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि आप अभी इस पोजीशन पे ना बैठे, तो राष्ट्रपति को उस दिन से क्या करना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। जब वो अपना त्यागपत्र दे देंगे ना, तो फिर क्या होगा, पोजीशन तो खाली होगी। अब उस पोजीशन को भरने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर उस पद पे किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा, किसी न पद की नियुक्ति, किसी और राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और फिर प्रोसीजर दोबारा से वही चलेगा जो पहले चला था ना, जो ने पढ़ा था, क्या कहते हैं, निर्वाचन की रीति, वो पूरा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, मगर 6 महीने के अंदर उनको भरना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद के द्वारा ही हटाया जाता है, मतलब केवल संसद के पास ही राइट है, किसी राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती ये काम। ऐसा नहीं कि विधानसभा में पास हो जाएगा और प्रस्ताव और आगे चला जाएगा, संसद में चला जाएगा, नहीं। संसद जो है ना, संसद, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, इन्हीं के पास राइट है कि अगर ये चाहे तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत ये हटा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान है कौन से देश से लिया गया है, तो वो लिया गया अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। अब तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चला गया। ठीक है, अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर मान लो अपना त्याग पत्र देता है, किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे ना अनुच्छेद 70 है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने 61 पढ़ लिया, महाभियोग को पढ़ लिया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है, 70 क्या कहता है, 70 कहता है कि जो रिक्त पद है उसके बारे में बताता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद जो है ना रिक्त हो जाए, यानी कि दोनों की पोजीशन खाली हो रखी है, ना राष्ट्रपति की पोजीशन पे कोई बैठा है ना उपराष्ट्रपति जी की पोजीशन पे कोई बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य का जो निर्वाह होगा ना, कि कौन उनके कर्तव्यों को पूरा करेगा, संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। यानी कि उसके अंदर भी जो राइट है ना वो संसद के पास है। मान लो संसद ने हटा तो दिया राष्ट्रपति को, अब कौन करेगा काम, तो संसद जैसा जैसा उचित समझे ना वैसा कर सकती है, वैसा वो उपबंध कर सकती है। इस उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, वेरी इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उम्मंदित करता है कि उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से, किसी कारणवश अगर उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, या उनके न रहने पे उसी न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे, वो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बताता हूँ अच्छे से। संसद ने क्या किया, संसद ने देखो क्या किया, संसद ने महाभियोग चलाया, एक सदन से पारित हुआ, दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन से ही पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने क्या किया, हमने साइन कर दिए और क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। 6 महीने के अंदर पोजीशन भी भरनी है, पोजीशन खाली हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो रिक्त पद है उसको भरना भी है। अब किसने निकाला था राष्ट्रपति को, संसद ने निकाला था। तो कौन बताएगा अब क्या करना चाहिए, संसद बताएगी। अब संसद क्या करेगी, संसद जैसा भी उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। तो 1969 में एक अधिनियम में आया था, 1969 में एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम, यानी कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है ना, वो उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, उपराष्ट्रपति। मगर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उस काम को करेगा। जो राष्ट्रपति का काम होगा उसको कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अब मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उसी न्यायालय का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ही जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा ना, वो करेगा। जैसे हमने शपथ के टाइम में पढ़ा था कि शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और मान लो अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कौन दिलाएगा शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का ही जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाएगा। और अब क्या होगा, अब भी सेम चीज है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा उस काम को, यानी कि उस कर्तव्य को कौन अब निर्वाह करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट है, अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आ जाता है। इसको पढ़ते हैं ताकि हमारा ऑलमोस्ट सारा चीज कवर हो जाए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को क्या कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन अगर बनता है कि राष्ट्रपति संसद के कौन से सदन का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, हमने पढ़ ली ऊपर, ठीक है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है उसकी, ठीक है। भारत का संविधान में लिखित नहीं है कि कितनी सीमा होनी चाहिए अधिकतम, मगर न्यूनतम कितनी है, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की जो मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख है करंटली। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो क्या होता है, आयकर मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए उनके अकाउंट पे जाते हैं, राइट। जैसे हमारे तो क्या होता है, हम तो मान लो जो मतलब सैलरी जॉब सैलरी पे है, कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब पे है, प्राइवेट जॉब पे है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो टैक्स काटने के बाद ही मिलेगी, राइट। मगर राष्ट्रपति जी के साथ क्या है कि उनको जो मिलते हैं 5 लाख रुपए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, वो टैक्स से मुक्त है, फ्री है, एजेम्प्टेड है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए जो आप सदस्य मनोनीत करते हैं ना, सदस्य, वो 12 होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर कि निर्वाचित सदस्य होने चाहिए उनके निर्वाचन, उसके लिए निर्वाचन मंडल के लिए। तो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जो उसको जनता चूज करती है। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, जिसको राष्ट्रपति चूज करता है, राष्ट्रपति जिनको संसद में लेके आता है। तो राज्यसभा में क्या करें, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कुल मिला के कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 14। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। राज्यसभा में कितने कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। और लोकसभा में कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला सामाजिक सेवा और या में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि मान लो कोई बंदा अपने काम में बहुत कुशल है, बहुत ज्यादा कुशल है, चाहे वो साहित्य में हो, विज्ञान में हो, कला में हो, सामाजिक सेवा में हो, ठीक है। तो उनको वो राष्ट्रपति चाहे तो क्या करते हैं, संसद में उनको मनोनीत कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, ये मनोनीत सदस्य जो है ना, ये निर्वाचन मंडल का पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। निर्वाचन मंडल में निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचन मंडल का पार्ट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है, मतलब जब राष्ट्रपति चले जाते हैं तो उनके बाद कौन काम करेगा, उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति।
अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे काम करता है तो जो जो उनको सैलरी मिलेगी, जो वेतन मिलेगा, उनको राष्ट्रपति का ही मिलेगा। अगर राष्ट्रपति जी त्यागपत्र दे देते या किसी कारणवश नहीं रहते, वट कोई किसी भी कारणवश उनका जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उसके बाद कौन उत्तराधिकारी आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। जब उपराष्ट्रपति जब आएंगे इसके ऊपर, इस पोजीशन में बैठेंगे, तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो उनको फिर कौन सी मिलेगी? उनको राष्ट्रपति जी की सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि देश की जो तीनों सेनाएं हैं, इनका जो प्रमुख होता है, ठीक, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केवल राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि मान लो जो उपाधियां थी पहले, टाइटल्स है, ठीक है, बहुत सारे टाइटल लगे होते थे, लोग टाइटल लगाया करते थे नाम के आगे, अब क्या वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई बंदा विदेश जाता है और विदेश से मान लो उसको कोई टाइटल मिलता है, मान लो कोई फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री ने किसी बंदे को कोई टाइटल दे दिया, ठीक है, वट किसी का भी टाइटल दे दिया उनको, तो वो टाइटल जो है ना, वो जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो टाइटल लेके आए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या है कि कानून के अंतर्गत तो बंद कर दिया गया है ये। अगर अब उसको इसकी स्वीकृति लेनी है तो किससे लेगा? वो राष्ट्रपति जी से लेगा स्वीकृति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों की को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य है उनकी जो शपथ होगी वो कौन दिलाएगा उनको? शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे उनको। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति चाहे तो उसको निलंबित कर सकते हैं, मगर अनुच्छेद जो 21 में जो मौलिक अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब प्राण का और दैहिक का अधिकार है। मतलब आपसे आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, घूमने, मतलब जाने का, सांस लेने का, रहने का, जिंदा रहने का आपका अधिकार आपसे नहीं छीन सकता। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यही आता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपके सारे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे भी, मान लो कहीं पे आपातकाल लगा दिया, कुछ भी कर लिया, तो बाकी जो मौलिक अधिकार है वो छीन लेंगे। जैसे बाहर घूमने का अधिकार तो छीन लेंगे। ये धारा 144 लग जाती है कि आप बाहर नहीं चार बंदे नहीं खड़े हो सकते, ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ये तो आपसे छीन सकते हैं, मगर जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो आपका मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रपति नहीं छीन सकते। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार आ सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है का निर्वाचन मंडल आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। अब भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की जो प्रक्रिया है ना, कि निर्वाचन मंडल कैसा होना चाहिए, ये कौन से देश से लिया गया है? ये आयरलैंड के देश से लिया गया, उस आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग जो शेड्यूल कास्ट के आते हैं, इनका जो वर्ग है, इनके वर्ग के जो इनका वर्ग जो आयोग है, नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके जो नियुक्ति होगी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जा सकता है। मतलब संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है, उसको राष्ट्रपति संबोधित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को नामित भी करते हैं, उनको नाम भी दे सकते हैं, उनको उनको नामांकित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि राष्ट्रपति जो पद का जो चुनाव होगा वो कौन करेगा? चुनाव जो चुनाव नियुक्त होगा, चुनाव निर्वाचन आयोग, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाएगा। आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया। और हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पीछे पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल, वो कौन से देश से है? वो आयरलैंड से है। ठीक है, और यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति जी का जो कार्य है वो कौन से देश से? वो अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट जो बता रहा है कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति के निहित होती है। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका प्रधान होता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, इसका जो हेड कौन होता है, जो प्रमुख कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। ये भी हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं नियुक्ति वाले पार्ट के अंदर, कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पहले
राजनीतिक जो राष्ट्रपति है वो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीति से बिलोंग नहीं करते थे, जो पॉलिटिस्ट नहीं थे, ठीक है, पॉलिटिक पार्टी से किसी क्या कहते हैं, किसी पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। वो पहले थे जो हमारे राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे, जो कहते हैं साइंटिस्ट थे वो, ठीक है। इनको भारत का क्या क्या कहा जाता है? इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के कौन से अंग? तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। इनको भारत के दार्शनिक शासन के रूप में भी जाना जाता है। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये 2 बार तो उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार क्या बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? भारत के दार्शनिक शासक के रूप में भी इनको जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के दार्शनिक शासक किन्हें कहते हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को कहते हैं भारत के दार्शनिक शासक। और ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार ही राष्ट्रपति बने हैं। अब है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ष 1967 में भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। कौन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन से वर्ष में? 1967 में। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के अंतर्गत ही मृत्यु हो गई थी। मतलब ये थे कि ये अपने टाइम पीरियड पूरा कर नहीं पाए थे 5 साल का, इससे पहले ही इनके कार्यकाल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कौन थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक बिल पर उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। सिंपल से हमने पहले पढ़ा था हमने अच्छे से कि कोई भी जो बिल होगा वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बनाए उनके अप्रूवल के पास नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी सरकारी खर्चा अगर होता है तो उसके लिए जो मंजूरी होगी वो राष्ट्रपति जी की होगी, उनसे मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। आगे ये कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट कह रहा है केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो चुनाव में हार गए थे, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव जो है तो वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो पहली बार तो चुनाव में हार गए थे और दोबारा चुनाव में वो निर्विरोध चुने गए थे? तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है। मगर अगर ये क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जो वास्तविक में जो उनका हेड होता है वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति नहीं होता ना। कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो निर्वाचित राष्ट्रपति है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब ये अमेरिका के बारे में कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 वर्ष का होता है। मगर अमेरिका में पूछा जाए तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 4 वर्ष का होता है, ठीक है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अमेरिका में क्या होता है कि सिर्फ 2 बार ही पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद दोबारा वो राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भारत में अब तक 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे हैं। क्या है? भारत में अब तक 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे हैं। कौन कौन? सबसे पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये जो है 1962 में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे और उसके बाद ये राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं। ये क्यों जरूरी है कि अगर आप देखिए, किसी आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे कहते हैं राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति बन चुके थे या उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ये वो लोग हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बन चुके थे, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है। तो कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन,
शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ये सब के सब जो लोग हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और उसके बाद ये राष्ट्रपति पद पे भी बैठे थे। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे आई थिंक एग्जाम में, वो हम सब यहाँ से कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है? नोट्स बनाने से क्या आएगा, आपको याद रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, हमें काम करने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। ठीक है? और एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए आप अच्छे से, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है? जब भी एग्जाम होगा, आपकी तैयारी एग्जाम से पहले रहनी चाहिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।